बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है रिलेटिविटी में वो है रिलेटिविस्टिक मास। तो रिलेटिविस्टिक मास और इससे ऑनवर्ड जो भी टॉपिक होंगे उसमें एक कॉमन चीज़ है, वो ये है कि ये रिलेटिविस्टिक वर्ड से शुरू होंगे। रिलेटिविस्टिक वर्ड के मीनिंग यहाँ पे क्या लिए जाते हैं? रिलेटिविस्टिक उस क्वांटिटी के साथ जोड़ा जाता है जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक फोटान है, फोटान अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो उसके मास को रिलेटिविस्टिक मास कहा जाएगा। उसका अगर कोई मोमेंटम है तो उसको रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का नाम दिया जाएगा। उसकी अगर कोई स्पीड या वेलोसिटी है उसको रिलेटिविस्टिक स्पीड या रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का नाम दिया जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो। अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट भी हो तो उस क्वांटिटी को भी, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वांटिटीज़ को रिलेटिविस्टिक क्वांटिटीज़ का नाम दिया जाएगा। अब अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट के मीनिंग यहाँ पर क्या लिए जाएंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास है स्पीड हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसको भी हम यही कहेंगे अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट है। या कोई भी स्पीड ऑफ लाइट का फैक्टर है, फॉर एग्जांपल 2/5 स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसको भी यही कहेंगे कि ये अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को रिलेटिविस्टिक क्वांटिटीज़ का नाम दिया जाएगा। अब रिलेटिविस्टिक मास की तरफ अगर आ जाएं तो इसको डिफाइन किया जाता है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस विद स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एज इट्स स्पीड अप्रोचेज टू द स्पीड ऑफ लाइट। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे है, उसका मास फॉर एग्जांपल है m0। जब बॉडी रेस्ट कंडीशन पे होती है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उस रिस्पेक्ट से उसका जो मास आ जाएगा वो रिलेटिविस्टिक मास, उसका जो सिंपल मास आ जाएगा रेस्ट मास, उसको m0 कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये बॉडी कुछ स्पीड से मूव करना शुरू होती है तो इसके मास में चेंज आना शुरू हो जाती है। कितनी चेंज आती है वो पिछले टॉपिक में हम देख चुके हैं, मास वेरिएशन विद लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। लेकिन अगर बॉडी मूव करते करते ऐसी स्पीड को अप्रोच कर लेती है जो कि ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, तो उस सूरत में इसके मास को सिंपल मास का नाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसका मास बन जाएगा रिलेटिविस्टिक मास। तो रिलेटिविस्टिक मास को एम आर से शो किया जाता है। तो रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला वही लिया गया है जो पिछले टॉपिक में था। पिछले टॉपिक में अगर फार्मूला देखें वो था m इज इक्वल टू m0/1 - v² / c² स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे उस m को एम आर का नाम दिया जाएगा रिलेटिविस्टिक मास का। तो रिलेटिविस्टिक मास इक्वल आ जाएगा m0 जो कि रेस्ट मास है डिवाइडेड बाय 1 - v² / c² स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे v क्या है? v वो स्पीड है जिसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ये डिनोमिनेटर में जो 1 - v² / c² स्क्वायर रूट, इसको अगर गैमा की फॉर्म में लिखें तो एम आर का फार्मूला बन जाता है गैमा इंटू m0। तो अगर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर के मुताबिक देखा जाए, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, तो उसके मुताबिक m इक्वल आ जाता है E/c²। तो रिलेटिविस्टिक मास का एनर्जी की फॉर्म में जो फार्मूला बनता है वो E/c² बन जाता है। ये जो इक्वेशन 3.4 और इक्वेशन 3.5 है, इन दोनों को अगर कंपेयर कर लिया जाए तो कंपेयर करके ये बन जाता है जी। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके जो नई इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगा, जो न्यू इक्वेशन वो बन जाती है E/c² इज इक्वल टू गैमा इंटू m0। यानी कि एनर्जी का फार्मूला यहाँ से बन सकता है गैमा m0 इंटू c²। हाउएवर इनको ड्रा किया गया है इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम में अगर आप देखें गौर से तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, सी की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज, इनिशियल वैल्यू जो रेस्ट कंडीशन पे वैल्यू, रेस्ट कंडीशन पे गैमा जो है उसकी वैल्यू बन जाती है 1। तो ई आ जाता है m/m0 * c² या m/c² कह लें। तो इस लिहाज से जो इनिशियली एनर्जी है वो m/c² बनती है। और जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी तो एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। और अगर हम एग्जैक्टली सी को अप्रोच कर लेते हैं उस पॉइंट पे जाके एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी या मास इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से यूं भी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने के लिए इन्फिनिट एनर्जी और इन्फिनिट मास की ज़रूरत है।
तो अगर रेस्ट मास की बात की जाए, रेस्ट मास पे जो एनर्जी का फार्मूला बनेगा वो होगा E इज इक्वल टू सॉरी ई एम नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ओवर सी स्क्वायर, और रेलेटिविस्टिक मास का जो फार्मूला अभी हमने लिखा है वो ई ओवर सी स्क्वायर। ये आइडिया टॉलमैन ने दिया था रेलेटिविस्टिक मास का। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है कि कभी भी आइंस्टाइन ने रेलेटिविस्टिक मास का आइडिया यूज़ नहीं किया। ये टॉलमैन एक साइंटिस्ट था, उसने अपने रिसर्च पेपर में फर्स्ट टाइम रेलेटिविस्टिक मास का आइडिया यूज़ किया था। और इस रिस्पेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास देखा जाए तो रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻³ किलोग्राम। और अगर ये कुछ स्पीड से मूव कर रहा हो तो उस सूरत में यही मास चेंज होके जो बन जाएगा, ये इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया गया है। कैलकुलेट अगर किया जाए तो एम आर इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये तमाम वैल्यूज पुट करके जब एम आर कैलकुलेट किया गया वो बन गया 9.8 10⁻³ देखिए रेस्ट मास इसके कंपैरिजन में था 9.1 10⁻³ दोनों का अगर कंपैरिजन कर लें तो जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। मास क्यों इंक्रीज होता है, इसकी क्या रीज़न है? उसको जब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जाती है मूव करने के लिए तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर के मुताबिक वो ही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मास में, अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्वलेंस। तो इस वजह से हम कहते हैं कि उसका मास बॉडी का इंक्रीज हो जाता है, और वो इस फार्मूले से भी पता चल रहा है कि कैसे उस बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स का जो है मास इंक्रीज होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स मास गेन करते हैं। इसी तरह से अगर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की बात की जाए तो वो होगा P इज इक्वल टू एम आर रिलेटिविस्टिक मास की फॉर्म में P इज इक्वल टू एम आर इंटू वी बन जाएगा। और अगर न्यूटन सेकंड लॉ की बात की जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ बन जाएगा डी पी बाई डी टी। पी की वैल्यू एम आर वी पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा डी एम आर वी ओवर डी टी। तो यहाँ पर भी नोट के अंदर बताया गया है कि आइंस्टाइन ने कभी भी ये आइडिया नेवर यूज्ड बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने रिलेटिविस्टिक मास का आइडिया कभी भी यूज़ नहीं किया था, बल्कि जॉन लीवस जी एन लीवस और टॉलमैन इन दोनों ने ये फार्मूला डिराइव किया था और इन दोनों ने ये फार्मूला यूज़ किया। और आइंस्टाइन ने इवन ये काशन भी दी थी कि रिलेटिविस्टिक मास का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि मास वेरिएशन का वर्ड यूज़ करना चाहिए। तो however this is all about the relativistic mass। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।